सबसे पहले तो तुम्हें पूरी टेक्निक के बारे में मैं डिटेल में बताने वाली हूँ कि इस टेक्निक में होता क्या है। यहाँ पे ऑलमोस्ट नॉर्मल रखनी है ताकि स्पॉटिंग सही से हो जाए। एंड द स्पॉट इज ड्राइड ऑन द फिल्टर पेपर एंड इज प्लेस्ड इन डेवलपिंग चैम्बर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सारे बच्चे? उम्मीद कर रही हूँ यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल और आप सभी बच्चों की पढ़ाई अपने अपने घरों पे बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने ऑलरेडी अपनी यूनिट 3 स्टार्ट कर दी थी 7th सेमेस्टर में। यूनिट 3 में भी हम लोग काफी सारे टॉपिक्स वाइंड अप कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बेटा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर पेपर क्रोमेटोग्राफी। इससे पहले मैं क्रोमेटोग्राफी के लेक्चर्स ले चुकी हूँ, क्रोमेटोग्राफी का आपको बेसिक्स सब कुछ बता चुकी हूँ, पूरा क्रोमेटोग्राफी का फाउंडेशन क्लियर कर चुकी हूँ। आज के लेक्चर में स्पेसिफिकली हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे एक और मेथड्स के बारे में, एक और नई क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक के बारे में। एंड दिस पर्टिकुलर एनालिटिकल टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज कॉल्ड एज अ पेपर क्रोमेटोग्राफी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैम यहाँ पर ना आप पेपर का यूज करने वाले हो और इस पेपर क्रोमेटोग्राफी से बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली मिलने वाले हैं, लॉन्ग में, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, हर जगह मिलने वाले हैं। तो इंडिविजुअली अगर मैं इस टेक्निक की बात करूं तो 10 से 15 नंबर के बीच में सवाल बनते ही बनते हैं। तो अगर मैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताऊं कि ये कितनी ज्यादा स्कोरिंग है, तो याद रखिएगा दिस इज अ वेरी स्कोरिंग यूनिट। अकेले आप 10 से 15 मार्क्स का स्कोर कर सकते हो। डन। तो ये यूनिट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, एकदम ध्यान से इसको हम लोग कवर करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर आपको इस पूरे लेक्चर के या इतने जितने भी अभी तक लेक्चर हुए हैं सभी के हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ चाहिए और इन सभी नोट्स की पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसी वीडियो के नीचे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पे जैसे ही आप टैप करोगे आप क्या मिल जाएगा, आपको व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ज्वाइन हो जाओगे और जैसे ही आप ज्वाइन कर लोगे आपको इमीडिएटली इनके हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, दैट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी। मैम पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमें समझना क्या है? सबसे पहले तो तुम्हें पूरी टेक्निक के बारे में मैं डिटेल में बताने वाली हूँ कि इस टेक्निक में होता क्या है। यहाँ पे सिर्फ मैं तुमको बोर्ड पे नहीं पढ़ाऊंगी, मैं तुमको पूरा प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करवाने वाली हूं कि टेक्निक में होता क्या है। अगर किसी बच्चे ने लैब में जाकर के अपने कॉलेज में एक्सपेरिमेंट किया है तो वेल एंड गुड, आपको पता होंगी चीजें। लेकिन अगर किसी बच्चे ने मान लीजिए नहीं भी करा है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आज इसी वीडियो में मैं आपको पूरा लाइव एक्सपेरिमेंट करवाने वाली हूँ पेपर क्रोमेटोग्राफी का। तो एक्सपेरिमेंट नहीं, मुझे यहाँ लिखना चाहिए लाइव एक्सपेरिमेंट। यस, आज हम इस वीडियो में लाइव एक्सपेरिमेंट करेंगे पूरा पेपर क्रोमेटोग्राफी का। इसके अलावा आपको देखना होगा कि यहाँ पे आपकी मोबाइल फेस क्या रहेगी, स्टेशनरी फेस क्या रहने वाली है, किस तरीके से ये टेक्निक कवर करती है, इनके जितने भी ऑब्जर्वेशंस होंगे हम वो सब कुछ डील करने वाले हैं। हम इनके टाइप ऑफ टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट द टाइप ऑफ पेपर्स, कौन कौन से पेपर्स यहाँ इस क्रोमेटोग्राफी में लिए जाते हैं, पेपर को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, इनकी प्रिपरेशन टेक्निक्स के बारे में हम समझने वाले हैं। देन फर्दर हम देखेंगे कि हमारे पास मोबाइल फेस एंड स्टेशनरी फेस किस मटेरियल की बनी होंगी, इन सभी के एग्जाम्पल्स के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसके अलावा पे मैं आपको बता दूं हम लोग एप्लीकेशंस के बारे में भी बात करेंगे, यानी क्या क्या एप्लीकेशंस है पेपर क्रोमेटोग्राफी की, पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज किस किस जगह पे किया जाता है, एंड अभी कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां आपके पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जा रहा है। ये सारी की सारी चीजें हम आज इसी वीडियो में कवर अप करने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके सारे टॉपिक सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाने वाला है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं फिर अपने आज के टॉपिक से। उससे पहले अगर कोई बच्चा नया है या पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहा है तो आपको जल्दी से हमारी ऐप फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेनी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी क्लासेस के रीसेंट अपडेट्स होंगे या जो भी हमारा अपडेट आएगा, जॉब रिलेटेड अपडेट आएगा, कुछ भी, तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले हमारे अपने फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप पर। इसको डाउनलोड करना ना भूलिएगा। इसके अलावा फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा व्हाट्सएप एज वेल एज टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन एंड क्लास रिलेटेड पीडीएफ मिलनी होंगी वो सब व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर ही मिलेंगे। तो ध्यान से ज्वाइन कर लेना अगर आपको फ्री हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो। चलिए जी, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी पेपर क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहले समझते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी होती क्या है। देखो, ये सारी चीजें हम एकदम बाद में डिस्कस करेंगे। मैंने तुमसे जो प्रॉमिस किया था लाइव एक्सपेरिमेंट का, मैं वो करके दिखाती हूँ। चलो
सबसे पहले तो मैम इसको पेपर क्रोमेटोग्राफी क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पर आपको एक पेपर लेना पड़ता है, कुछ इस साइज का, कुछ इस तरीके का हमारा जो पेपर होता है वो हम पेपर लेंगे। अब पेपर किस टाइप का होता है, किस साइज का होता है बेटा, ये डिपेंड करता है, आपका पेपर अलग अलग साइज का अवेलेबल हो सकता है, लेकिन याद रखना है क्या, यहां पर से मैम आप देख लीजिए कि हमें जो पेपर लेना है, आपको लिखा भी हुआ होगा मैम, जो पेपर हम लेंगे वो होगा एक तरीके का फिल्टर पेपर। यस, नॉर्मल पेपर, देखो अभी तो फिलहाल मेरे पास ये नॉर्मल पेपर है, लेकिन जो हमारा ये एक्सपेरिमेंट होता है इसमें हम इस तरीके का कोई नॉर्मल पेपर यूज ना करके हम एक फिल्टर पेपर यूज कर रहे होते हैं। अब मान लो हमने लिया एक फिल्टर पेपर, अब इस फिल्टर पेपर में हमने क्या बनाया, फिल्टर पेपर की ये जो बाउंड्री है, बॉटम लाइन है, इस बॉटम लाइन से कम 5 सेंटीमीटर ऊपर मैंने एक बाउंड्री लाइन बनाई है। इस बॉटम से 5 सेंटीमीटर ऊपर हमें क्या बनाना है, एक बाउंड्री लाइन बनानी है, और इस बाउंड्री लाइन पे को मैंने क्या करा, एक पेंसिल से एक बाउंड्री ड्रॉ कर लिया, पेन से एक बाउंड्री ड्रॉ कर ली, लेकिन जो लाइव एक्सपेरिमेंट होता है वहां पेंसिल से ही करोगे। फिर हमने क्या किया, हम जो भी सैंपल ले रहे होते हैं उस सैंपल की यहाँ स्पॉटिंग करेंगे। देखो आपको यहाँ 2 स्पॉट नजर आ रहे होंगे, ये आपको 2 स्पॉट नजर आ रहे होंगे। हम जो भी सैंपल लेंगे किसी ट्यूब या कैपिलरी ट्यूब या ब्यूरेट की हेल्प से इस पेपर पे 2 डॉट लगा देंगे, यानी हम बेसिकली स्पॉटिंग कर देंगे। इसके अलावा क्या लिया जाता है, इसके अलावा हम बेसिकली अपना सॉल्यूशन लेंगे। क्या लिया हमने मैम, हमने बेसिकली अपना एक सॉल्यूशन लिया, यहाँ पर हमारा जो भी सॉल्यूशन यानी सॉल्वेंट होगा वो यहाँ पर भरा हुआ होगा। अब इस टेक्निक में होता क्या है मैम, ये जो हमारा सॉल्यूशन है ना, इसके अंदर आप पता है क्या रखोगे, इस सॉल्यूशन के अंदर हम अपने पेपर को ऐसे करके क्या करेंगे, डाल देंगे। कुछ इस तरीके से हमने सॉल्यूशन के अंदर क्या किया मैम, आपने सॉल्यूशन के अंदर अपने पेपर को डाल दिया है। एंड वी हैव टू कीप इन माइंड कि ये जो पेपर को, आपकी पेपर की बाउंड्री लाइन आपको दिख रही है जहां मैंने स्पॉटिंग की है, पानी या मतलब जो भी सॉल्वेंट होगा वो इस बाउंड्री लाइन से नीचे की तरफ आना चाहिए। हमेशा याद रखना पड़ेगा कि ये जो सॉल्वेंट आप लोगे वो इस बाउंड्री से नीचे आना चाहिए, इस बाउंड्री को ऊपर क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो यहां पर इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, डन। अब जैसे जैसे रखेंगे वैसे वैसे याद रखिएगा आप, जैसे जैसे हमारा टाइम थोड़ा होता जाएगा, ये स्पॉट्स जो आपको नजर आ रहे हैं, जैसे ये पानी में और डूबेंगे ये स्पॉट्स धीरे धीरे मूव करने लग जाएंगे। कैसे मूव करेंगे मैं तुमको दिखाती हूँ एक बार। जैसे कि ये है, अब ये देखो मैं पेन के हेल्प से दिखा रही हूँ, ये स्पॉट है, मान लो ये ऊपर तक आया और यहाँ पे इस पॉइंट पर आकर के रुक गया, यानी इसका माइग्रेशन पॉइंट क्या हुआ, ये पॉइंट, यहां पर आकर इसका माइग्रेशन बंद हो गया। सिमिलरली ये स्पॉट, जैसे इस पे सॉल्वेंट आया, सॉल्वेंट से इसने ट्रैवल किया और इसका जो निशान हुआ वो कहां कहां तक आया, वो यहां पर आकर रुक गया, है ना। तो हमें ये 2 अलग अलग अपने पॉइंट्स मिले, हमें यही ऑब्जर्व करना है कि किस जगह पर हमें ये 2 पॉइंट्स रिसीव होते हैं। अब 1 बाय 1 मैं तुम लोगों को इसके पॉइंटर्स बताऊंगी कि क्या क्या इसके पॉइंटर्स होते हैं, फिर हम वापस से अपनी क्रोमेटोग्राफी पे समझेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग इसके कुछ टॉपिक्स के बारे में, कुछ चीजों के बारे में समझ लेते हैं। जैसे मैम पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस की थी बाय अ जर्मन साइंटिस्ट, क्या नाम था इनका मैम, क्रिश्चियन फ्रेडरिक शॉनबेन। 1865 में इन्होंने इसको बताया था। याद करिए जब मैंने आपको क्रोमेटोग्राफी का फर्स्ट लेक्चर लिया था, मैंने बताया था आपको कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो सबसे पहले बताई गई थी। कौन से साइंटिस्ट थे, रशियन बॉटनिस्ट थे माइकल स्वेट, इन्होंने सबसे पहले किसके बारे में बताया, कॉलम के बारे में। लेकिन अगर मैं बात करूंगी पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी किसने बताई, पेपर क्रोमेटोग्राफी हमें जर्मन साइंटिस्ट ने बताई जो कि क्रिश्चियन फ्राइडरिच थे। अब इन्होंने क्या बताया मैम, इन्होंने बताया कि पेपर क्रोमेटोग्राफी इज कंसिडर्ड टू बी द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड। एक तो सबसे ज्यादा सिंपल होती है, जो हमने कॉलम पढ़ा था वहां हमें डिफरेंट कॉलम लेने पड़ रहे थे, ग्लास ट्यूब के बने हुए कॉलम के अंदर हम अपने सैंपल को डाल रहे थे, स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज जो कि ट्रैवल कर रहे थे, बहुत सारी झंझट थी। यहाँ उतनी झंझट नहीं होती, ये एकदम सिंपल सी मेथड होता है, बहुत कुछ लेना ही नहीं होता, खर्चा भी नहीं होता, एकदम चीप होती है। खर्चा क्यों नहीं होता, क्योंकि मैम एक तो आपको अपना सॉल्वेंट प्रिपेयर करना है, उसमें ज्यादा खर्चा नहीं, दूसरा जो आपका है वो आपका फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर लेना है, तो कोई बड़े बड़े हमें इंस्ट्रूमेंट्स यूज नहीं करने पड़ते। इसी वजह से सबसे सिंपल होता है, सबसे वाइडली यूज की जाने वाली क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक होती है। ऐसा क्यों मैम, बिकॉज ऑफ इट्स एप्लीकेबिलिटी टू आइसोलेशन, identification and quantitative determination of any organic and inorganic compounds। ऐसा क्यों, क्योंकि मैम कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उसके बारे में कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन हमें कहां से मिलता है मैम, यहां से मिलता है, किसी भी कंपाउंड के बारे में। एंड एनालिसिस ऑफ अननोन सब्सटेंसेस कैसे करा जाएगा मैम, अगर मान लीजिए हमें कोई भी अननोन सब्सटेंस दिया है, अब वो अननोन सब्सटेंस आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हो सकता है,
वो आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हो सकता है। अब मैम इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। इट इज कैरिड आउट मेनली बाय द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट्स ऑन स्पेशली डिजाइंड फिल्टर पेपर। याद रखना यहाँ पर क्या होगा मैम, ये जो हमारा स्पेशली डिजाइंड फिल्टर पेपर होगा, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें फ्लो देखना है। किसका फ्लो देखना है, जो भी हम सॉल्वेंट की उसमें स्पॉटिंग करेंगे, सॉल्वेंट की स्पॉटिंग करके उसको उसमें डुबो दिया, पानी में रख दिया, उसके बाद क्या होगा, धीरे 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 वो ट्रैवल करने लगेगा। मैं अभी बताऊंगी डिटेल में कैसे ट्रैवल करता है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगी, अभी बस सुनते जाओ आप। अच्छा, ये होता कितने टाइप का है मैम, ये 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा, सबसे पहला पेपर एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है ना, और दूसरा पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। याद करो मेरा पिछला लेक्चर जहां पे मैंने कॉलम के बारे में भी सेम यही चीजें बताई थी कि कॉलम 2 प्रिंसिपल को फॉलो करता है। कौन कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है, एक तो मैम ये फॉलो करता है हमारे पार्टीशन प्रिंसिपल को, है ना जी, एक पार्टीशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। दूसरा किसको फॉलो करेगा मैम, दूसरा ये फॉलो करेगा हमारे पास एड्सॉर्प्शन प्रिंसिपल को। और वहां पर मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, ये सरफेस फिनोमेना होता है, एंड ये सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ। तो पहला हमारे पास आएगा बेटा पेपर एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। अब ये क्या होती है मैम, पेपर इम्प्रेग्नेटेड विद सिलिका और एल्यूमिना एक्ट्स एज एड्सॉर्बेंट। यानी पेपर पे जो हमारा सिलिका जेल एंड एल्यूमिना होता है ना बेटा कोटेड, उस पे वो एड्सॉर्बेंट की तरह बिहेव करता है। अब जिनको ना पता हो मैं फिर से बता दूं, एडजॉर्प्शन क्या होता है, आ जाओ समझ लो। देखो बेटा हमारे पास ना 2 तरीके के मेथड्स होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है एब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है एडजॉर्प्शन। अब मैम ये होता क्या है बेटा, जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एब्जॉर्ब करने के काम आता है। मान लो कि हमारे पास पानी है, पानी को मैं क्या करूं, मैं पानी में कॉटन की बॉल को डाल दूं या कॉटन के पैड को डाल दूं। अब मैंने अगर पानी के अंदर कॉटन के पैड को डाला है तो क्या होगा, पूरा का पूरा कॉटन पैड मैम पानी को एब्जॉर्ब कर लिया होगा, ठीक है जी। अब अगर मतलब ये क्या हो गया, ये मैम अब्जॉर्प्शन फिनोमेना हो गया। सिमिलरली एडजॉर्प्शन क्या होगा, एडजॉर्प्शन मैम एक सरफेस फिनोमेना होता है। यानी आप पानी में किसी ऐसे कंपाउंड को डालो जो अंदर तक जिसके पानी ना जा पाए, पानी केवल उसके सरफेस पे ही रह जाए, यानी सरफेस तक ही ये रहता है, केवल अंदर तक एब्जॉर्ब नहीं होता। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं मैम, इसको क्या कहा जाता है, एडजॉर्प्शन फिनोमेना। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा मैम, एल्यूमिना और सिलिका जेल जो पेपर पे लगे होते हैं ना, ये स्टेशनरी फेज के जैसे एक्ट करते हैं। एंड सॉल्वेंट किसके जैसा एक्ट करता है मैम, मोबाइल फेज के जैसा। यानी हमारे पास यहाँ स्टेशनरी फेज कैसी होने वाली है मैम, स्टेशनरी फेज यहाँ पर आपका पेपर होने वाला है। अच्छा, पेपर भी नॉर्मल पेपर नहीं, कैसा पेपर मैम, यहाँ फिल्टर पेपर होगा। याद रखना यहाँ नॉर्मल पेपर ना लेके फिल्टर पेपर लिया जाता है। और फिल्टर पेपर में क्या होता है मैम, जो फिल्टर पेपर होगा वो हमारा सिलिका या फिर एल्यूमिना का बना होता है। और ये जो सिलिका और एल्यूमिना है यही किसके तरीके से एक्ट करते हैं, यही मैम हमारे स्टेशनरी फेज के जैसे बिहेव करते हैं। मेरी बात याद रखिएगा, ये हमारा हम ये जो अपना ये फिल्टर पेपर ले रहे थे, फिल्टर पेपर किसका बना होगा मैम, ये जो फिल्टर पेपर है आपका ये कोटेड होता है बाय द सिलिका एंड एल्यूमिना, जिसमें ये लोग किसके जैसा बिहेव करेगा मैम, ये एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी दिखाएगा। डन, ये हमारा याद रखना। और यही क्या होता है, यही हमारी स्टेशनरी फेज होती है। डन। अब अगर हम बात करते हैं मोबाइल फेज की, कि भाई मोबाइल फेज यहाँ पर कैसी होती है मैम, जो आपका सॉल्वेंट आप लेने वाले हो, यानी जो आपका लिक्विड होने वाला है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, मोबाइल फेज के जैसा। यानी ये जो हमारा लिक्विड मैंने हाथों में लिया है, दिस इज द सॉल्वेंट, और ये सॉल्वेंट कैसा बिहेव करेगा, ये जो सॉल्वेंट है हमारा मैम ये मोबाइल फेज है। तो याद रखना पेपर क्रोमेटोग्राफी में व्हाट इज दिस मैम, दिस इज द मोबाइल फेज जो मूविंग फेज होता है। एंड व्हाट इज दिस मैम, दिस इज द स्टेशनरी फेज। आप इस तरीके से इन लोगों का बेसिकली कनेक्शन करवाओगे। हमारे पास क्या हो गया मैम, स्टेशनरी फेज में मोबाइल फेज कुछ इस तरीके से डाला जाएगा। दिस इज आवर स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज बोथ आर कनेक्टेड। डन। तो स्टेशनरी फेज मोबाइल फेज भूलना नहीं चाहिए, याद रहना चाहिए कि क्या होता है हमारे पास। डन। पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा मैम, मॉइस्चर या फिर वाटर जो है वो प्रेजेंट होता है पोर्स में। अच्छा, ये जो हमारा पेपर फाइबर पेपर है या फिल्टर पेपर है वो बना किसका होता है, याद रखिएगा, दिस फिल्टर पेपर इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज फाइबर। यहां पे मैं ये चीज लिख देती हूं, फिल्टर पेपर इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज फाइबर। याद रखना है ये चीज। डन। ये जो हमारा फिल्टर पेपर होगा वो किससे मिलकर बना होगा मैम, सेल्यूलोज फाइबर से मिलकर बना होगा, जिसपे सिलिका या एल्यूमिना की कोटिंग होती है, जो साथ में कैसा बिहेव करते हैं मैम, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी हमें दिखाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये सेल्यूलोज या फाइबर्स के
पोर्स में क्या प्रेजेंट होगा मैम, वाटर या फिर मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, जिसके बिहाफ पे ये क्या प्रिंसिपल दिखाएगा मैम, ये पार्टीशन प्रिंसिपल हमें शो कर रहा होगा। डन। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा मैम हमारे पास प्रिंसिपल देख लीजिए कि इसका प्रिंसिपल किस प्रकार का होता है। बेटा प्रिंसिपल जो है वो कुछ इस प्रकार का होगा, आ जाओ समझने की कोशिश करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन इज मेनली पार्टीशन रादर देन एडजॉर्प्शन। इस लाइन को मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल देना, क्योंकि ये लाइन तुम्हारी हाईलाइटेड लाइन है। यानी जो हमारी पेपर क्रोमेटोग्राफी है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है मैम, ये एडजॉर्प्शन से ज्यादा मेनली पार्टीशन प्रिंसिपल पे काम करती है। यानी अगर हम बताएंगे कि पेपर क्रोमेटोग्राफी का क्या प्रिंसिपल होता है, तो जल्दी से मुझे बताओ पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या होगा मैम। पेपर क्रोमेटोग्राफी पार्टीशन प्रिंसिपल पे काम करेगी, ये चीजें याद रखिएगा। अगर हम कॉलम पढ़ रहे थे तो कॉलम में क्या था मैम, जो हमारा कॉलम क्रोमेटोग्राफी था ना वो तो दोनों पे बेस्ड था, लाइक प्रिंसिपल पे भी, सॉरी पार्टीशन पे भी बेस्ड था, एडजॉर्प्शन पे भी बेस्ड था। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पेपर क्रोमेटोग्राफी, देखो ऐसे याद रखो, पी फॉर क्या होता है, पी फॉर पेपर, पी फॉर पार्टीशन। मैंने भी ऐसे याद किया था, आप भी ऐसे याद करिए कि P4 होता है हमारे पास पेपर एंड P4 हो गया पार्टीशन। यानी जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है मैम, इट इज बेस्ड अपॉन द पार्टीशन प्रिंसिपल। डन, ये पार्टीशन प्रिंसिपल पे मैम बेस्ड है। सेल्यूलोज लेयर इन फिल्टर पेपर कंटेन्स मॉइस्चर। हमें तो बहुत अच्छे से पता है कि जो फिल्टर पेपर है वो सेल्यूलोज लेयर से मिलकर बना होता है, और वो जो सेल्यूलोज लेयर है उसमें क्या होता है मैम, वो सेल्यूलोज लेयर जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। मान लीजिए कि ये हमारा एक फिल्टर पेपर है जो कि सेल्यूलोज फाइबर से मिलकर बना है। इसकी जो सेल्यूलोज फाइबर की लेयरिंग है वो क्या करेगा, वो सॉल्वेंट को, यानी अगर हमारे पास पानी है तो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ में आई ये चीज। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बेसिकली जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स या बफर होंगे उनका यूज किस तरीके से करेंगे मैम, मोबाइल फेज के रूप में। यानी जो हमारा सॉल्वेंट होता है उस सॉल्वेंट में हम क्या क्या मिक्स कर सकते हैं मैम, आप अपने सॉल्वेंट में कोई भी बफर ऐड कर सकते हो। बफर के अलावा हम किसी भी टाइप का सॉल्वेंट बेसिकली यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं यहाँ, सबसे पहले तो स्टेशनरी फेज एंड पेपर। जो पेपर होगा वही आफ्टर ऑल हमारा स्टेशनरी फेज के जैसे बिहेव करने लगेगा। उसके बाद सैंपल का हम बेसिकली देखेंगे कि क्या क्या एप्लीकेशन है। देन मोबाइल फेज के अलावा डेवलपमेंट टेक्निक क्या होती है, हम किस तरीके से पेपर क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक डेवलप करेंगे, क्या क्या इसकी चीजें होंगी। एंड देन डिटेक्टिंग और विजुअलाइजिंग एजेंट, यानी एक बार हमारे जो स्पॉट है वो माइग्रेट करना तो शुरू हो गए, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि स्पॉटिंग कहां तक हुई है, तो कौन कौन से हमारे पास डिटेक्टिंग या विजुअलाइजिंग एजेंट होते हैं, ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, देखनी है। तो दीज आर द सम पॉइंट्स जिनके बारे में हमें बात करनी है। वन बाय वन सभी पढ़ते हैं हम। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि स्टेशनरी फेज कैसी होगी, यानी पेपर हम किस प्रकार का यूज करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल जो पेपर है वही कैसे बिहेव कर रहा है, वही मैम हमारा स्टेशनरी फेज के जैसा बिहेव कर रहा है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो स्टेशनरी फेज होती है वो कैसी होती है मैम, वो एक तरीके की स्टेबल फेज होती है। क्या इस स्टेबल फेज में यानी स्टेशनरी फेज में किसी भी प्रकार की कोई मूवमेंट है? नहीं मैम, यहाँ पर किसी टाइप की कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। ये चीजें याद रखिएगा कि एक स्टेबल फेज है एंड इसमें यहाँ किसी भी टाइप की कोई मूवमेंट नहीं होती है। अब चलो हम देखते हैं कि किस किस टाइप के हम फिल्टर पेपर का यूज कर सकते हैं। बेटा डिफरेंट टाइप के फिल्टर पेपर्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसे वॉटमैन फिल्टर पेपर्स का आप यूज कर सकते हो। वॉटमैन फिल्टर पेपर भी डिफरेंट ग्रेड्स के आते हैं, हालांकि उतना आपको जाने की डिटेल में जरूरत नहीं है। आप बस इतना याद रखिएगा कि जब हम पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे हम वॉटमैन फिल्टर पेपर का यूज बहुत आराम से कर लेंगे। और इस वॉटमैन फिल्टर पेपर में स्पेसिफिकली क्या याद रखना है, ये कि जनरली इसमें 98 से 99% अल्फा सेल्यूलोज होगा और 0.3 से 1% बीटा सेल्यूलोज होगा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं मैम, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा फिल्टर पेपर है इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज फाइबर। और इस सेल्यूलोज फाइबर में कौन कौन से सेल्यूलोज होते हैं मैम, यहाँ अल्फा सेल्यूलोज होता है। अल्फा सेल्यूलोज के अलावा यहाँ पर क्या होता है मैम, यहाँ बीटा सेल्यूलोज होगा। कितना अल्फा सेल्यूलोज हमें मिला मैम, हमें 98 से 99% तक अल्फा सेल्यूलोज मिलता है। बीटा सेल्यूलोज हमें कितना मिला मैम, 0.3 से 1% तक हमें बीटा सेल्यूलोज मिलता है। दैट इज व्हाई दीज फिल्टर पेपर्स आर कॉल्ड एज अ
सेल्यूलोज फाइबर पेपर्स। अच्छा, कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे हम डिसाइड करते हैं या जिनके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि भाई हमें यही पेपर लेना चाहिए? हम कैसे पहचानेंगे कि मुझे यही पेपर चाहिए? हाउ शुड वी आइडेंटिफाई दिस? समझो, सबसे पहली चीज बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस। सबसे पहले इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस से हम समझेंगे कि किस तरीके का हमें पेपर लेना है, एंड बेस्ड ऑन द थिकनेस ऑफ द पेपर। देखो बेटा, मार्केट में ना अलग अलग थिकनेस के अलग अलग टाइप के पेपर आते हैं। हमें देखना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या अप्रोप्रिएट थिकनेस होगी, किस अप्रोप्रिएट थिकनेस से हमें सही और प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा, उसी थिकनेस का हमें क्या लेना पड़ेगा, पेपर लेना पड़ेगा। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको हमेशा देखनी पड़ेंगी। जैसे मॉडिफाइड पेपर्स क्या होते हैं मैम? जो मॉडिफाइड पेपर्स होते हैं ना, दीज आर सम एसिड्स और बेस वॉश्ड फिल्टर पेपर। यानी मॉडिफाइड पेपर्स ऐसे फिल्टर पेपर होते हैं जिनको वॉश किया जाता है किसी भी एसिड या बेस। तो ये बेसिकली पेपर क्या बन जाते हैं मैम? ये मॉडिफाइड फिल्टर पेपर बन जाते हैं। हाइड्रोफिल, अब देखो पेपर्स के दो टाइप हैं और ये दोनों टाइप से आपको कई बार शॉर्ट नोट्स बन सकता है। पहला हाइड्रोफिलिक पेपर, दूसरा हाइड्रोफोबिक पेपर। स्पेशली इनके एग्जाम्पल्स, इन एग्जाम्पल से सवाल बहुत बार पूछा जाता है, तो ये तो तुमको याद ही रखना पड़ेगा। हाइड्रोफिलिक पेपर्स हमारे पास क्या होते हैं, याद रखना। हाइड्रोफिलिक पेपर्स आर द पेपर्स मॉडिफाइड विद मीथेनॉल, फॉर्मामाइड, ग्लाइकॉल एंड ग्लिसरॉल। यानी ऐसे पेपर्स जिनको किसके साथ मॉडिफाई किया जाता है? इन पोलर स्पीशीज के साथ। अगर ऐसे कोई पेपर होंगे तो इनको क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिलिक पेपर्स। अगर हाइड्रोफोबिक पेपर के बारे में बात करें तो व्हाट आर द हाइड्रोफोबिक पेपर्स? कीप इन माइंड, एसिटाइलेशन ऑफ ग्रुप्स लीड्स टू हाइड्रोफोबिक नेचर। जैसे कि मैम यहाँ पर हम रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सिलिका, एल्यूमिना या फिर आयन एक्सचेंज रेजन कैन ऑल्सो बी मेड। अगर हमारे पास इस टाइप के किसी आयन से मिलकर बना होगा तो दैट विल बी हाइड्रोफोबिक, और अगर इनके साथ मॉडिफाई होगा तो वो क्या हो जाएगा? हाइड्रोफिलिक पेपर। तो इन दोनों को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, किस तरीके से हम अपने पेपर को प्रिपेयर करेंगे? मैंने तो आपके सामने ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड पेपर रख दिया, लेकिन लैब में तुम कैसे इस पेपर को प्रिपेयर करने वाले हो? हाउ शुड बी प्रिपेयर? आओ समझाती हूँ। सबसे पहले कट द पेपर इनटू डिजायर्ड शेप एंड साइज। अब तुम्हें ऑलरेडी कटेड पेपर नहीं मिलेगा, हाँ मतलब मार्केट में जाओगे तो नहीं मिलेगा, लैब में तो मिलेगा। तो अपने डिजायर्ड शेप और साइज के अकॉर्डिंग, अब साइज कैसे देखोगे? साइज देखोगे कि आपका बीकर का क्या साइज है, इसमें कंप्लीटली फिट हो जाना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग अपने पेपर को आप डिजायर्ड शेप एंड साइज में पहले तो कट कर लोगे ताकि हमें प्रॉपर पेपर अपना मिल जाए। और जो स्टार्टिंग लाइन है उसको मार्क करोगे ऑन द पेपर विद एन ऑर्डिनरी पेंसिल एंड फ्रॉम द 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम एज। यानी ये हमारे पास क्या है मैम? ये जो एकदम लास्ट में आपको दिख रहा है ना, दिस इज योर बॉटम एज। हमने बॉटम एज से लगभग 5 सेंटीमीटर ऊपर, ये रही बॉटम एज, बॉटम एज से 5 सेंटीमीटर ऊपर हमने कोई भी नॉर्मल पेंसिल से लाइन खींच ली, बाउंड्री बना ली। फिर देखो क्या होगा मैम? ऑन द स्टार्टिंग लाइन मार्क्स आर मेड 2 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। यानी जो आपने यहाँ बाउंड्री बनाई है ना, इससे लगभग 2 सेंटीमीटर दूर स्पॉटिंग करनी है। गलती से भी ऐसा मत करना कि ये, एक मिनट इसको समझ लो, गलती से भी आप लोग ऐसा मत करना कि देखो ये रहा हमारा पेपर। पहली इंपॉर्टेंट चीज, लगभग 5 सेंटीमीटर ऊपर आपको क्या लेनी है? बाउंड्री बनानी है। उसके बाद हम बेसिकली क्या कर रहे हैं मैम? स्पॉटिंग कर रहे हैं। याद रखना, स्पॉटिंग करने के लिए हमेशा 2 सेंटीमीटर, लगभग 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना ही चाहिए। कभी ऐसे मत करना कि अगर तुमने एक स्पॉटिंग यहाँ पर करी, अगली स्पॉटिंग जस्ट तुरंत इसके जस्ट पास में कर दो। यानी ऐसी और ऐसी स्पॉटिंग गलती से भी मत करना। हमेशा एक स्पॉटिंग अगर इधर तो दूसरी स्पॉटिंग इधर, ये वाला तरीका सही है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर दोनों स्पॉटिंग आप बिल्कुल पास पास कर दोगे तो उसका रिजल्ट एक दूसरे में सबमर्ज हो जाएगा। मान लो मैं तुम्हें समझाती हूँ, अगर ये एक स्पॉटिंग है और तुमने दूसरी स्पॉटिंग यहां कर दी, ये क्या कर रहा है मैम? ये ऐसे ऐसे माइग्रेट हो रहा है। अब माइग्रेट तो मैम ये भी होगा, ये भी ऐसे ऐसे माइग्रेट है। अब इनको इतनी जगह ही नहीं मिल पाई कि ये सही से माइग्रेट कर पाते, ये आपस में ही घुस जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। इसी वजह से जब भी हम यहाँ की स्पॉटिंग करते हैं, मिनिमम 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होनी ही होनी चाहिए। डन? इस तरीके से आपको क्या करनी है? इस तरीके से हमें स्पॉटिंग करनी है। उसके बाद सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करेंगे? यहाँ तो मैम आप सिर्फ पानी लेकर आ गए, लैब में थोड़ी ना पानी लेके जाओगे। लैब में तो इस पूरे सॉल्यूशन को हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। भाई कैसे प्रिपेयर करेंगे? सुनो,
चॉइस ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट फॉर मेकिंग सॉल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी हमें एक प्रॉपर सॉल्यूशन की चॉइस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे करेंगे? प्योर सॉल्यूशंस कैन बी अप्लाइड डायरेक्ट ऑन द पेपर बट सॉलिड्स आर ऑलवेज डिसॉल्व्ड इन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सुटेबल वॉल्यूम। देखो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, प्योर सॉल्यूशन भी ले सकते हो, लेकिन कई बार हम ऐसा होता है कि प्योर सॉल्यूशन ना लेकर उसे अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट के साथ मिक्स करके ही लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमें कौन सी फॉर्म में चाहिए, लिक्विड फॉर्म में ही चाहिए। तो देखो क्या होगा, बायोलॉजिकल टिश्यूज आर ट्रीटेड विद सुटेबल सॉल्वेंट्स एंड देयर एक्सट्रैक्ट्स ऑब्टेन। जितने भी बायोलॉजिकल टिश्यूज होंगे वो लिक्विड फॉर्म में तो नहीं होते, तो हम इनको अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट के साथ मिक्स करते हैं और फिर उनके एक्सट्रैक्ट जो भी उनसे बचा हुआ चीजें होती हैं उनको ऑब्टेन कर लेते हैं। प्रोटीन्स कैन बी प्रेसिपिटेटेड विद अल्कोहल। देखो अगर आप प्रोटीन लोगे तो प्रोटीन को किस सॉल्वेंट के साथ मिलाओगे? मैम प्रोटीन को हमेशा हम अल्कोहल सॉल्वेंट के साथ मिलाएंगे, जो भी पीपीटी आएगा उसको अलग कर लेंगे। और अगर आप सॉल्ट होंगे यानी प्रेसिपिटेट होंगे, उनको क्या कर लिया जाएगा, उनको रिमूव कर दिया जाएगा। कौन सी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक लगा के? आयन एक्सचेंज लगा के। अब ये क्या होता है आगे पढ़ोगे, अभी से इतना दिमाग मत खराब करो इसके मामले में, ठीक है। उसके बाद मैम सैंपल को हम कैसे अप्लाई करेंगे, सुनो जरा। सैंपल टू बी अप्लाइड इज डिसॉल्व्ड इन द मोबाइल फेज। मान लीजिए आपको कोई सैंपल है, मान लो अल्कोहल है, अब तुमने क्या किया, अल्कोहल तुम्हें अप्लाई करनी है। अब इस सॉल्वेंट के यानी इस मोबाइल फेज में तुमने पहले अपने सैंपल को डाला, मोबाइल फेज और इस सैंपल को मिक्स कर दिया, डन। हमने मोबाइल फेज और इस सैंपल को मिक्स कर दिया। अब जैसे ही हम मिक्स कर देंगे उसके बाद क्या लगाएंगे, उसके बाद मैम छोटे छोटे हम स्पॉटिंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई? उसके बाद मैम हम छोटे छोटे से स्मॉल स्पॉटिंग लगाएंगे। देखो हम क्या लगाएंगे मैम, हम स्मॉल स्पॉट लगाएंगे ओरिजिन लाइन पे। किसके थ्रू? कोई भी कैपिलरी ट्यूब के हेल्प से हम यहाँ पर स्पॉटिंग कर सकते हैं। देखो या तो कैपिलरी ट्यूब दे लो या तो पिपेट आपने सुनी होगी, उस पिपेट के थ्रू यहाँ पर छोटे छोटे से स्पॉट कर देंगे अपनी बाउंड्री लाइन पे। फिर वेरी लो कंसंट्रेशन इज यूज्ड टू अवॉइड लार्जर जोन। याद रखना जो आपका सॉल्वेंट होगा उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम नहीं रखनी है, ऑलमोस्ट नॉर्मल रखनी है ताकि स्पॉटिंग सही से हो जाए। एंड द स्पॉट इज ड्राइड ऑन द फिल्टर पेपर एंड इज प्लेस्ड इन डेवलपिंग चैम्बर। फिर थोड़ी देर के लिए वेट किया जाता है जब तक हमारा स्पॉट सूख ना जाए। जैसे ही हमारा स्पॉट ड्राई हो जाता है हम इसको कहाँ डाल देते हैं, डेवलपिंग चैम्बर में डाल के छोड़ देते हैं। चलो मैम डेवलपिंग चैम्बर में डाल के हमने छोड़ दिया। अब बताइए, अब सॉल्वेंट देखो एक बार कैसा होगा। सुटेबल पोलैरिटी में बी अप्लाइड द कॉमनली एम्प्लॉयड सॉल्वेंट्स आर द पोलर सॉल्वेंट। यानी जनरली यहाँ पर जो सॉल्वेंट लिए जाते हैं वो किस टाइप के सॉल्वेंट होते हैं? देखिए अगर हम सॉल्वेंट के बारे में बात करेंगे तो जनरली हमारे पास सॉल्वेंट दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से दो टाइप के बेटा? एक आपके पास हो सकते हैं पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है जी। दूसरे क्या हो सकते हैं मैम? दूसरे हमारे पास हो सकते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट, है ना। तो ये दो टाइप के हमारे पास हो सकते हैं, लेकिन जब जब हम इनके बारे में बात करेंगे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे मैम? पोलर सॉल्वेंट्स को आप ज्यादा प्रायोरिटी देने वाले हो। इफ प्योर सॉल्वेंट्स डू नॉट गिव सेटिस्फैक्टरी सेपरेशन, याद रखना अगर सबसे पहले ट्राई करना प्योर सॉल्वेंट डालने का, अगर प्योर सॉल्वेंट हमें सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं दे पाता तब हम उसमें मिक्सिंग करना शुरू करते हैं। तब हम क्या करेंगे, तब हम उसमें मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स का भी यूज करना शुरू कर देंगे। उसके बाद मोबाइल फेज कैसी होनी चाहिए? डिफरेंट टाइप के मोबाइल फेजेस हो सकती हैं, जैसे कि अगर हाइड्रोफिलिक मोबाइल फेज की बात कर रहे हो तो हाइड्रोफिलिक मोबाइल फेज के एग्जांपल किस किस को मिक्स करके ये बना देंगे, मैंने डायरेक्टली लिखा हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज इट इज ये एग्जाम्पल जाकर के अपनी कॉपी में लिख देना, पूरे नंबर तुम्हें मिलने वाले हैं। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके? आइसोप्रोपेनॉल, अमोनिया एंड वाटर का अगर इस मिक्सचर में इस रेशियो में मिक्स करोगे तो आपकी हाइड्रोफिलिक मोबाइल फेज बन गई। अगर मीथेनॉल और वाटर को इस रेशियो में मिक्सचर करोगे, या इन ब्यूटेनॉल, ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड वाटर को अगर इस रेशियो में मिक्स करोगे तो आपकी हाइड्रोफिलिक मोबाइल फेज बन जाएगी। एंड हाइड्रोफोबिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो डाइमिथाइल ईथर एंड साइक्लोहेक्सेन को मिक्स कर दो, या फिर केरोसिन एंड 70% आइसोप्रोपेनॉल को मिक्स कर दो। इस तरीके से तुम्हें क्या मिल सकता है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, दोनों प्रकार की मोबाइल फेजेस बहुत आसानी से रिसीव हो सकती हैं। एंड देन अभी हमने जो जिसके बारे में डिस्कशन किया कि अपना पेपर ड्राई होने के बाद, स्पॉटिंग ड्राई होने के बाद उसको चैम्बर में रख देते हैं। क्या होता है वो क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर? किस प्रकार का चैम्बर होता है आओ समझो। क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर जो है वो बहुत सारे मटेरियल के मिलकर बने हो सकते हैं, जैसे वो कांच का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, स्टील का हो सकता है ना, कई तरीके का हो सकता है। लेकिन ज्यादातर जो लैब में तुमको मिलेंगे वो ग्लास के होंगे, यानी ग्लास टैंक को ज्यादातर प्रेफर किया जा सकता है। मैंने जब इस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक को किया था तो मेरे लैब में भी ग्लास टैंक था, मे बी आप लोगों के में भी ग्लास टैंक ही हो, क्योंकि सबसे ज्यादा लैब में यही होता है। दे आर अवेलेबल इन वेरियस
डायमेंशनल, अलग अलग साइज के आते हैं, हम जो भी हमारा नॉर्मल आइडियल साइज होता है हम उसका ले लेते हैं। एंड द चैम्बर एटमॉस्फेयर शुड बी सैचुरेटेड विद सॉल्वेंट वेपर। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि चैम्बर का एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए, एकदम सैचुरेटेड होना चाहिए विद सॉल्वेंट वेपर। डन। उसके अलावा हम इसको डेवलप करेंगे कैसे बेटा, डेवलपमेंट की कई सारी टेक्निक होती है। जैसे पेपर हमारा फ्लेक्सिबल है, अभी मैंने तुमको दिखाया, व्हेन कंपेयर टू ग्लास प्लेट यूज्ड इन टीएलसी। देखो जब जब तुम टीएलसी के बारे में बात करोगे वहां कांच की एक प्लेट ली जाती है, जब मैं कराऊंगी तो आगे समझाऊंगी। प्लेट ले लो एक तरीके से और एक तरीके से पेपर ले लो, बताओ क्या हमारा फ्लेक्सिबल है। मैम देखिए दिस इज मोर फ्लेक्सिबल, यानी पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम जिस पेपर का यूज कर रहे हैं दैट इज मोर फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू द ग्लास प्लेट यूज्ड इन टीएलसी। अभी टीएलसी समझाऊंगी डिटेल में, तब बताऊंगी। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, सेवरल टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट आर पॉसिबल, कई सारी डेवलपमेंट टेक्निक पॉसिबल है, जिसकी वजह से ये वाली जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है, पेपर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, काफी ज्यादा इजी हो जाती है एज कंपेयर टू टीएलसी, क्योंकि पेपर हमारा काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। एंड पेपर को क्या कर दिया जाता है, सॉल्वेंट में डिप किया जाता है इस तरीके से कि स्पॉट विल नॉट डिप कंप्लीटली इनटू द सॉल्वेंट। जैसा मैंने तुम्हें पहले स्टार्टिंग के 2-3 मिनट में बता दिया था, हमें इस तरीके से पानी के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर अपने पेपर को डालना है कि जो स्पॉटिंग है वहां तक पानी ना पहुंचे। चलो मैं तुम्हें एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये हमारे पास पेपर है, ये हमारे पास सॉल्वेंट है, हमने अपने पेपर को सॉल्वेंट में डाला और देखो पानी कहां तक आ रहा है, शायद तुमको दिख रहा हो, पानी स्पॉट से नीचे नीचे ही आ रहा है, स्पॉट्स कंटिन्यूअसली भीग नहीं रहे हैं, है ना, स्पॉट से नीचे नीचे ही पानी आ रहा है, यानी सॉल्वेंट आ रहा है। तो हमेशा इसको इसी तरीके से तुम्हें करना है कि स्पॉटिंग के नीचे नीचे तक ही सॉल्वेंट आए, उसको कंप्लीटली डिप नहीं करना है हमें। सॉल्वेंट धीरे 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 ऊपर आएगा, पेपर की हाइट में ऊपर चढ़ता जाएगा और हम इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेंगे कि कहाँ तक, किस हाइट तक ये चला है। अब इसकी कुछ डेवलपमेंट की टेक्निक होती है, आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, आपको बस नाम जानने हैं। कौन कौन सी डेवलपमेंट टेक्निक है बेटा, पहली तो आपकी होती है असेंडिंग डेवलपमेंट टेक्निक। असेंडिंग डेवलपमेंट टेक्निक में क्या होता है, ये रहा तुम्हारा पेपर, अब ये जो पेपर के स्पॉट हैं वो अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जैसा मैंने यहाँ पे निशान लगाया था, अगर नीचे से ऊपर तक स्पॉटिंग जा रही है तो इस टेक्निक को क्या बोलेंगे मैम, इसको बोलेंगे असेंडिंग, यानी नीचे से ऊपर तक जा रहा है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि हम ये जो डॉटेड लाइन है यानी बाउंड्री है ये उल्टी साइड खींच देंगे तो पेपर नीचे से ऊपर तक जाने की जगह ऊपर से नीचे आएगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, इसको बोला जाता है डिसेंडिंग टेक्निक। तो हमारे पास 2 तरीके की टेक्निक है, याद रखिएगा। फर्स्ट इज असेंडिंग डेवलपमेंट टेक्निक, जिसमें निशान नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, कन्वेंशनल होती है अगेंस्ट ग्रेविटी, और दूसरी होती है डिसेंडिंग डेवलपमेंट टेक्निक जो डाउनवर्ड होता है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। दोनों टेक्निक याद रखनी है आपको। अब इनको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस इनके नाम याद रखने हैं, वो आपके लिए बहुत होने वाला है। अब देखो हमारे पास एक और टेक्निक होती है दैट इज सर्कुलर और रेडियल डेवलपमेंट टेक्निक। असेंडिंग डिसेंडिंग तो समझ गए, एक होती है रेडियल डेवलपमेंट टेक्निक। यहाँ पर जो आपका पेपर होता है वो कुछ इस तरीके से सर्कल की शेप का होता है। अब पेपर में क्या करना है हमें मैम, पेपर में बेसिकली हमारा सर्कुलर पेपर है जिसमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, स्पॉट इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पेपर, यानी स्पॉटिंग यहाँ पर कहाँ करी जाती है, यहाँ कोई बाउंड्री लाइन नहीं खींची जाती। यहाँ जो आप स्पॉटिंग करने वाले हो वो कहाँ करने वाले हो, देखो समझाती हूँ तुम्हें। यहाँ जो स्पॉटिंग होगी वो हमारी बिल्कुल सेंटर ऑफ द पेपर होगी, यानी इस जगह पे। ये जो मैं आपको मार्क करके दिखाई हूँ, यहाँ पर क्या होगा मैम, यहाँ पर हमारा स्पॉट लगाया जाएगा। अब जैसे ही इसको हम बेसिकली सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे हमें एक एरिया मिलेगा, एरिया जहां पर हमारा माइग्रेशन हो जाएगा। द सॉल्वेंट वाज फ्लोइंग थ्रू अ विक एट द सेंटर एंड स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन यूनिफॉर्मली, यानी अब जो सॉल्वेंट होगा वो कहां कहां फैलेगा, सॉल्वेंट हमारा कुछ यूनिफॉर्मली चारों के चारों डायरेक्शन में मूव करेगा। यहाँ असेंडिंग और डिसेंडिंग टेक्निक में या तो ऊपर या तो नीचे जा रहा है। जब आप रेडियल टेक्निक देखोगे तो सॉल्वेंट चारों तरफ चारों डायरेक्शन में आपको एक समान रूप से फैला हुआ नजर आएगा। इस तरीके से आपका सॉल्वेंट क्या करता है, जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है टू डायमेंशनल मेथड। अब 2 डायमेंशनल डेवलपमेंट मेथड में क्या होता है, देखो शायद ये तुमसे पूछा जा सकता है। इन दिस मेथड द पेपर इज डेवलप्ड इन 1 डायरेक्शन एंड आफ्टर डेवलपमेंट द पेपर इज डेवलप्ड इन द 2nd डायरेक्शन, यानी यहाँ पर पेपर को दोनों तरफ से तुम्हें डेवलप करना है। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने जो अपना लाइव में आपको दिखाया, एक तरफ मैंने डेवलप किया, यानी एक तरफ ऑर्डिनरी लाइन खींच के स्पॉटिंग करी तो एक तरफ से कुछ होगा।
एक तरफ जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा, फिर मैं अगर दूसरी तरफ भी ऐसी ही एक ऑर्डिनरी लाइन खींच दूं, उस पे स्पॉटिंग कर दूं, उस पे पूरा का पूरा टेक्निक करूं, उस पे लाइक पूरी पेपर क्रोमेटोग्राफी में इस तरफ भी अप्लाई करूं, तो इसको क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड एज अ टू डायमेंशनल डेवलपमेंट टेक्निक, जो कि कहां कहां प्रेजेंट होती है मैम? टू डायमेंशनल डेवलपमेंट टेक्निक का सीधा सीधा मतलब ये है कि ये 2 डायमेंशंस में कंप्लीट होती है। कौन से डायमेंशंस में प्रोसीड होगी मैम? ये 2 डायमेंशन में हमारी प्रोसीड्स होगी। लाइक ये हमारा पेपर है, अगर आप इस तरफ भी लाइन खींच के स्पॉटिंग कर रहे हो तो बढ़िया बात है, होगा प्रोसीड। सिमिलरली आपको इस तरफ भी स्पॉटिंग करके करना पड़ेगा, यानी दोनों डायमेंशन में ये हमारे पास होने वाला है। इसको क्या कहेंगे मैम? ये हमारे पास 2D डेवलपमेंट टेक्निक हो गई, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, द पेपर इज डेवलप्ड इन द सेकेंड डायरेक्शन अलाउइंग मोर कंपाउंड्स टू बी सेपरेटेड इनटू इंडिविजुअल स्पॉट्स। यानी यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मान लो आपने डिफरेंट सैंपल ले लिए, डिफरेंट सैंपल को मेजर कर लिया, जैसे कि अगर तुम्हें एक ही साइड करते हो तो केवल तुम 2 ही स्पॉटिंग कर सकते हो, अगर तुम 2 डायमेंशनल लेते हो तो एक साथ तुम्हारे ज्यादा सैंपल स्पॉट हो सकते हैं, यानी साइमल्टेनियसली तुम ज्यादा चीजों का एनालिसिस कर सकते हो। यानी इसका आजकल मोस्ट वाइडली यूज किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक साथ आप साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हो मैम? साइमल्टेनियसली हम एक साथ 2 या 4 या 6 लोगों का भी, सैंपल्स का भी बहुत इजीली एनालिसिस कर सकते हैं, राइट? आइदर या तो तुम सेकेंड डायरेक्शन में या तो सेम सॉल्वेंट भी ले सकते हो या तो डिफरेंट सॉल्वेंट भी ले सकते हो। दिस इज टोटली अप टू यू कि आप कितने टाइप के सॉल्वेंट बेसिकली यहाँ पर आसानी से लेना चाह रहे हो, राइट? दिस इज टोटली अप टू यू। आगे मूव ऑन करते हैं मैम। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद जो आपका क्रोमेटोग्राम है उसको ड्राई होने देंगे। जैसे कि सॉल्वेंट आपका मूव कर चुका है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में, उसके बाद क्रोमेटोग्राम को बाहर निकाल देंगे अपने इस जार से। जैसे ही हमने इस जार से बाहर निकाला, अपने क्रोमेटोग्राम को ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। है उसके बाद क्या होगा मैम? उसके बाद आपका सॉल्वेंट जहां जहां तक मूव किया है उस लाइन को हम बेसिकली एक पेंसिल से ऐसे करके मार्क कर देंगे। जैसे ही हम मार्क कर देंगे वैसे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर स्पॉट मिला है। एंड दे आर ड्राइड बाय कोल्ड और हॉट एयर डिपेंडिंग ऑन वोलेटिलिटी ऑफ द सॉल्वेंट। अब ये डिपेंड करते हैं कि आपका सॉल्वेंट कितना ज्यादा वोलेटाइल है। इसी तरीके से आप अपने क्रोमेटोग्राम को सुखा सकते हो। कई लोग सिंपल ड्रायर का भी यूज कर सकते हैं सुखाने के लिए। अब विजुअलाइजिंग एजेंट क्या होते हैं भाई? ये डिटेक्टिंग एजेंट एंड विजुअलाइजिंग एजेंट का काम क्या है समझो। इफ द सब्सटेंस आर कलर्ड दे आर विजुअली डिटेक्टेड इजीली। जैसे कि मैं तुमको बहुत इजीली दिखाती हूँ एक चीज, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा मैं अपना पेपर को जरा, ये देखिए हमारे पेपर पे कलर्ड, मैंने यहाँ पे क्या किया है मैम, आपने ना यहाँ पर बेसिकली कलर्ड स्पॉटिंग करी है। अब यही स्पॉट अगर पेपर में ऊंचा उठते हुए जाएंगे, मान लो यही पेपर है, अब पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इस पेपर पे थोड़ा थोड़ा पर्पल कलर आपको दिख रहा होगा, माइग्रेट होता हुआ, शायद आपको ना दिख रहा हो, लेकिन देखो यहाँ पर एक पर्पल कलर माइग्रेट हो रहा है। यानी कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो हमें विजिबल होते हैं कलर। अब कुछ कलर यहाँ पर क्या होंगे, कुछ कलर यहाँ से निकलेंगे और वो कलर हमें विजिबल हो जाएंगे क्योंकि कलर्ड स्पॉट देंगे। तो जो कलर्ड स्पॉट देंगे वो तो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, हम उसमें किसी भी एजेंट का यूज नहीं करेंगे। लेकिन कुछ कुछ ऐसे स्पॉट होते हैं जो कलरलेस होते हैं। हम कलरलेस होंगे तो हम कैसे देखेंगे? तब तो नहीं दिखेंगे। तब उनको देखने के लिए हमें किसी विजुअलाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। उस विजुअलाइजिंग एजेंट का जैसे ही स्प्रे करेंगे हमें वो कलर विजिबल हो जाएगा। डन। अब कौन से विजुअलाइजिंग एजेंट होंगे? कुछ नॉन स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं, जैसे कि आयोडीन चैम्बर में डाल देना या यूवी चैम्बर में डाल देना। तो इनमें हम बेसिकली डालते हैं तो हमें क्या हो जाएगा? विजिबल होना शुरू हो जाएगा। जैसे फेरिक क्लोराइड है, तो फेरिक क्लोराइड किसके लिए बेटर होगा? फिनोलिक कंपाउंड एंड टैनिन्स के लिए। अगर निनहाइड्रीन एसीटोन के साथ लोगे तो दिस इज बेटर फॉर अमीनो एसिड। इस तरीके से यहाँ पर कुछ विजुअलाइजिंग एजेंट के नाम लिखे हुए हैं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके सवाल आपको शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में हर बार पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, आरएफ वैल्यू। ये क्या होता है? व्हाट इज द आरएफ वैल्यू? समझ लेना ध्यान से। आरएफ वैल्यू का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सोल्यूट फ्रंट। इसका फॉर्मूला मैं लिखूंगी, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सोल्यूट फ्रंट, यानी हमारा सोल्यूट फ्रंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रंट।
यानी जो हमारा सोल्यूट का मॉलिक्यूल है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है, जैसे कि हमारी स्पॉटिंग कहाँ पे थी, हमारी स्पॉटिंग यहाँ थी, अब स्पॉटिंग चढ़ते 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 यहाँ तक आ गई, तो इसने इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करी। और ये सॉल्वेंट है, इसने कितनी डिस्टेंस, मान लो इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करी। तो इसी तरीके से हमें मेजर करना है कि सोल्यूट ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, सॉल्वेंट ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी। इन दोनों को डिवाइड कर देना है, क्या बन जाएगा, इसको बोलते हैं RF वैल्यू। RF का फॉर्मूला मुंह जुबानी तुम्हें याद होना चाहिए, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सोल्यूट फ्रंट, यानी सोल्यूट फ्रंट की क्या डिस्टेंस है, अपॉन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रंट। याद रखना इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द रिजल्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय RF वैल्यू, हमेशा रिजल्ट्स किसके थ्रू रिप्रेजेंट होंगे, RF वैल्यू के थ्रू, राइट। RF वैल्यू की जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। RF वैल्यू की रेंज, आइडियल RF वैल्यू की जो रेंज होती है वो 0 से लेकर 1 तक की होती है, पर याद रखना आइडियल वैल्यूज 0.3 से 0.8। जनरली जो तुम प्रैक्टिस करोगे या जो तुम्हारे रिजल्ट आएंगे लैब में वो 0 से 1 के बीच आएंगे, बट जो आइडियल वैल्यू आनी चाहिए थी RF की, दैट इज 0.3 से 0.8 के बीच में। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये। RF value is constant for every compound in a particular combination of stationary and mobile phase, right? RF value हमारे पास constant रहेगी and RF value of a sample, देखो अगर RF value किसी सैंपल की और रेफरेंस की सेम आ जाती है तो कंपाउंड क्या होगा मैम, कंपाउंड हमें आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। देखो यहाँ पर भी मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है RF वैल्यू का, क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सोल्यूट फ्रंट एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रंट। किसका फॉर्मूला हो गया ये, RF वैल्यू का। तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसको बहुत आराम से याद रख लीजिएगा। डन। नाउ हम देख लेते हैं कि क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। हमने जो इतना पूरा बड़ा पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ा, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस रहने वाले हैं समझिएगा। देयर आर अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये सबसे सिंपल सी टेक्निक होती है, ज्यादा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई बड़ा तामझाम नहीं है, सिंपल हो जाती है, चीप हो जाती है, ईजी है, और इसीलिए इसका सबसे ज्यादा यूज भी किया जाता है। जैसे मैम ड्रग्स के मिक्सचर को सेपरेट करने में, मान लीजिए कोई ड्रग है, आपको पता करना है कि ये ड्रग कितने मिक्सचर से मिलकर बना है, उसकी सेपरेशन किसके मेथड से कर सकते हो मैम, हम पेपर क्रोमेटोग्राफी से कर सकते हैं। या फिर सेपरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, एंटीबायोटिक्स, प्रोटीन्स, अगर तुम्हें इन सभी का सेपरेशन करना है, डिफरेंट विटामिन्स, प्रोटीन, एंटीबायोटिक, किसके थ्रू कर सकते हो, पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू कर सकते हो। सिमिलरली किसी ड्रग का आइडेंटिफिकेशन करना है, कैसे करोगे, जैसे तुम्हारे पास पैरासीटामोल की एक गोली है, तुम्हें पता करना है कि पैरासीटामोल किस किस से मिलकर बनी है, तो तुम कैसे पता करोगे, उसको पहले तो उसके कंपाउंड्स में सेपरेट कर लोगे कि इनमें क्या क्या अवेलेबल है। तो जैसे ही तुम्हें पता चल जाएगा कि अच्छा ये ड्रग है जो पैरासीटामोल में अवेलेबल है, तो तुमको इजीली अवेलेबल हो जाएगा कि ये कौन सा ड्रग है, किस किस से मिलकर बना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इम्प्योरिटीज, ऑब्वियस सी बात है, किसी भी इम्प्योरिटी अगर तुम्हें ये पता चल जा रहा है कि कोई चीज किससे मिलकर बनी है, तो तुम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा इसमें प्योर सब्सटेंस है, कौन सा इम्प्योर सब्सटेंस है, तो इम्प्योरिटीज का आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हो। एंड एनालिसिस ऑफ मेटाबोलाइट्स ऑफ ड्रग्स इन ब्लड, अगर जो भी हमारे नॉर्मल लैबोरेटरीज होती हैं जहां पर हमारी यूरिन का या ब्लड का चेकअप होता है, उन सभी में आप पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज कर सकते हो, देखने के लिए कि ब्लड में, यूरिन में कितने ज्यादा हमारे मेटाबोलाइट्स हैं। उनके प्रॉपर एनालिसिस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक का। तो दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक जो हमारे ह्यूमन लाइफ से लेकर के ड्रग्स हर जगह यूज की जाती है, हर जगह सेपरेशन में यूज की जाती है। तो आई थिंक आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी बहुत बढ़िया से समझ आ गई होगी। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि तुम्हें मैं पूरी प्रॉपर सही से पेपर क्रोमेटोग्राफी समझा दूं। अब आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और इस लेक्चर में हमारी पूरी पेपर क्रोमेटोग्राफी मैंने वाइंड अप कर दी है। आप लोग मुझे जरूर से बताइएगा कि क्या आपको ये समझ में आया लेक्चर, क्या इस लेक्चर में ऐसा कुछ तो नहीं था जो तुम्हें समझ में ना आया हो, और अगर समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताना कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। दैट इज ऑल अबाउट द पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, दैट इज TLC। अगले लेक्चर में अगली क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक के बारे में बताऊंगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया प्लस।